हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत यूपी के कुछ नए जिलों में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। आइए देखते हैं कि इसमें आपके ज़िले का नाम शामिल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप आएंगे और यहाँ लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे या फिर अगर आप पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किन किन ज़िलों के लिए फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक बलरामपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, देवरिया, गोंडा, हरदोई, जालौन, जौनपुर। अच्छा, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा भी था कि जौनपुर में प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो देखो, जौनपुर के लिए नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है ये शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ कन्नौज, कुशीनगर, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर और भी बहुत सारे यहाँ पर जनपद हैं जिनकी डेट्स यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन जनपदों के लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, वाराणसी छूट रहा है, तो वाराणसी में भी अभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है और कुछ ज़िलों के नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुए हैं, आने वाले दिनों में जारी हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गोंडा, प्रयागराज, बलरामपुर, देवरिया, हरदोई, कुशीनगर, जालौन और हमीरपुर, बुलंदशहर, बाराबंकी, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा, आगरा, इनके जो नोटिफिकेशन है जारी हुए हैं। साथ ही साथ कन्नौज के लिए जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर कर दी गई है, यानी कि डेट जो है एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको प्रयागराज के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, तो देखो यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रयागराज के लिए है। 15 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की गई है, आप देख सकते हैं। और परियोजना का नाम, यानी कि किन किन जिलों में यहाँ पर ये भर्तियाँ की जा रही, किन किन प्रयागराज जनपद के किन किन गाँव में ये भर्तियाँ की जा रही हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित पद कितने हैं, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है, यानी कि किस ब्लॉक में किस गांव में कितने जो हैं भर्तियां की जानी है, पूरी डिटेल यहां पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। तो कुल मिला के प्रयागराज में 455 पद हैं। बाकी गाँव की संख्या और गाँव के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो कंडीशंस लगाई गई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन की पात्र होंगी। रिक्त पदों पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होगी वो इंटरमीडिएट होगी और एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष या अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अन्य जनपद राज्य के निवासिनी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उम्र सीमा जो है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। नियमानुसार यहाँ पर छूट भी आपको अनुमन्य रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जो कि जनपद मैंने आपको बताए थे इन जनपदों में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जौनपुर और प्रयागराज में भी जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। बनारस में तो चली रही है। वाराणसी की जो लास्ट डेट है ये 25 अक्टूबर है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों, जो अगली खबर है वो यूपी TGT PGT से संबंधित है। 2011 का जो रिकॉर्ड था, यानी कि परीक्षा फल था, कितने लोग उत्तीर्ण हुए कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, उनका जो पूरा रिकॉर्ड था उसे फिलहाल शिक्षा सेवा आयोग से पहले जो गठित था आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन परिषद, उसने पूरा का पूरा जो मैटर था उसको रद्दी में भेज दिया था। और अब क्योंकि कोर्ट का आदेश आया है कि 2011 में जो लोग बायोलॉजी के अंतर्गत चुने गए थे उनका साक्षात्कार करवाया जाए, तो जब रिकॉर्ड की तलाश यहाँ पर शुरू हुई तो पता चला कि पूरा जो खाका था, यहाँ पर जो पूरा रिकॉर्ड था 2011 TGT बायो का, वो रद्दी में भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी थे सभी के हाथ पाँव फूले, तो उन्होंने उस कंप्यूटर फर्म से संपर्क स्थापित किया जिस कंप्यूटर फर्म ने फिलहाल ये पूरा रिजल्ट तैयार किया था। और ये दयायोगी था कि कंप्यूटर फर्म का अभी जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए बकाया था, मतलब उसे अभी पैसे लेने थे, इसलिए उसने पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड था उसको सुरक्षित रखा था और फिलहाल रिकॉर्ड तो मिल गया है। चलो, राहत की बात है कि अभी जो रिकॉर्ड था वो जो रद्दी में भेजने के बावजूद भी कंप्यूटर में सुरक्षित था
और वो फ़िलहाल उपलब्ध हो गया है। तो 2011 के जो टीजीटी बायो वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही राहत की बात है। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 में विज्ञापन जारी किया था। हालांकि यूपी बोर्ड ने वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान की पढ़ाई बंद हो गई थी। इसे लेकर कानूनी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं और आखिरकार चयन बोर्ड को विज्ञान के 5 साल बाद, मतलब जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके 5 साल के बाद 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा करानी पड़ी थी। और इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पहले ही चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को टीजीटी बायो 2016 के 304 पदों की भर्ती जो थी वो निरस्त कर दी थी। फिलहाल ये सब आप जानते हैं कि इसके बाद जो मामला था फिर कोर्ट में गया था और कोर्ट के द्वारा एक तरीके से जो टीजीटी बायोलॉजी था विषय ये बहाल हुआ था और इसके बाद सभी भर्तियां पूरी हुई, यानी कि 2016 की भर्तियां तो पूरी हुई ही। 2011 का भी मामला जो कानूनी अड़चनों में ही था, फिलहाल उस पर भी निर्णय आया, लेकिन ये तय हो गया कि जो भर्ती थी रद्द नहीं होगी, भर्ती आगे की जाएगी। तो अभ्यर्थियों ने फिर से याचिका की तो हाई कोर्ट ने लापरवाही पर खासी नाराज़गी जताई और हाई कोर्ट की सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को टीजीटी बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन इंटरव्यू नहीं करवाया, क्योंकि तब इंटरव्यू भी होता था टीजीटी में, अब तो इंटरव्यू नहीं होता है। तो फिलहाल इतना समय बीतने के बाद रिक्त 83 पदों का सत्यापन कराने पर 35 लोग ही बचे मिले थे। उधर नए आयोग के गठन के बाद 5 सितंबर को हुई पहली बैठक में ही अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने एक कमेटी का गठन करते हुए टीजीटी बायो 2011 के इंटरव्यू कराने के संबंध में रिपोर्ट मांगी। तो आगे चल के पता चला कि 2011 का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है वो तो रद्दी में जा चुका है, लेकिन ये दयोग था, अच्छी बात थी कि जो रिकॉर्ड था वो कंप्यूटर एजेंसी के पास मिल गया है। तो चलो ये भी मतलब एक तरीके से लापरवाही है, लेकिन क्योंकि अब रिकॉर्ड मिल चुका है तो कहते ना कि अंत अच्छा तो सब कुछ अच्छा। चलो, जूनियर असिस्टेंट के 1054 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लास्ट डेट बस बहुत ही करीब है, आज 20 अक्टूबर है, आपके पास 4 दिनों का समय बचा हुआ है। और ये जो भर्ती है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत की जाएगी। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस कुल मिला के 1054 पद हैं। और देखो, यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो नियमित आधार पर जिला अदालतों के लिए की जाएंगी। आरक्षण से जुड़े सभी लाभ केवल यूपी के जो निवासी होंगे उन्हीं को मिलेंगी। देखो, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 40 साल तक है, लेकिन 5 साल तक की छूट आपको मिल सकती है, यानी कि 45 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो और CCC होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वेतनमान जो है ये 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक का होना चाहिए। आयु सीमा कितनी रहेगी तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो फिलहाल 5 साल की छूट भी मिलेगी, तो 45 साल की उम्र तक जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और आयु की गणना जो है ये 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट होगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, EWS और OBC वर्ग के लिए 850 रुपये है। यूपी के जो EWS हैं उनके लिए यहाँ पर 750 रुपये। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी शुल्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको लग सकता है, लेकिन आवेदन करना है तो आपके पास जो समय है बहुत ही कम बचा हुआ है। यहाँ पर आप विज्ञापन देख सकते हैं। इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के मैंने अपलोड भी किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप यहाँ जो आई बटन होता है यहाँ कोने में आपको शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो पदों की संख्या है कुल मिला के 1054 पद हैं और इसमें 932 पद जो हैं वो कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के हैं। बाकी पेड अप्रेंटिस के 122 पद हैं। उम्र सीमा 18 से 40 साल है और इंटरमीडिएट एवं डोइक द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र और टाइपिंग, मतलब हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की अगर आपके पास टाइपिंग है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो लास्ट डेट है दोस्तों ये 24 तारीख है, मतलब बस 2-4 दिनों के बाद ही आपकी आवेदन जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आप लोग वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आवेदन कर दीजिए अगर अभी तक नहीं कर पाएँ तो। हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि अमेज़ॉन पर NCERT की किताबें MRP पर मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आपको NCERT बुक्स की तलाश है, नहीं मिल पा रही है, तो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सर्विस चार्ज होती है ना वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। देखो, यहाँ पर NCERT की ओर से अपने प्रत्येक विक्रेता को पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट भी मिलती है। तो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप किताबें अमेज़न से मंगा सकते हैं। और फिलहाल यूपी में भी उठी आवाज़, कोटे में कोटा के पक्ष में खड़े हुए केशव मौर्य। तो कहा जा रहा है कि
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा उपवर्गीकरण का जो प्रयोग किया है उसे अन्य भाजपा शासित राज्य भी भविष्य में अपना सकते हैं। यूपी में बसपा अध्यक्ष मायावती ने इसका सख्त विरोध किया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वंचित अनुसूचित जातियों को इसका लाभ देने के निर्णय का स्वागत कर संकेत दे दिए हैं। मौर्य ने एक्स पर लिखा, यानी कि ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार के SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी इसका लाभ नहीं पा सके हैं। हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया है, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लिए और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मौर्य भले ही व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा सरकार के निर्णय के साथ हैं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के उपवर्गीकरण की खुलकर पैरवी की है, माना जा रहा है कि देर सवेर हरियाणा की तरह शीर्ष कोर्ट के निर्णय का क्रियान्वयन यूपी में भी होना तय है। इतना ही नहीं, OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सरकार कोटे में कोटा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। चर्चा होने लगी कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के लिए योगी सरकार इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा दांव चल सकती है। हालांकि कई राजनीतिक दल, खासतौर से बसपा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटे में कोटा लागू करने का शुरू से कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल ये एक तरीके से जो मामला है ये थोड़ा पॉलिटिकल होता जा रहा है और अब यहाँ पर एक सही निर्णय लेने की ज़रूरत है सभी पार्टियों को मिलकर, जो कि देश हित जनता के हित में हो, वो निर्णय यहाँ पर लेना इम्पॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर का महीना आपका बहुत ही व्यस्ततम जाने वाला है। आप किसी भी परीक्षा के विद्यार्थी हों, जैसे कि अगर आप TT भी दे रहे हैं तो CTT की परीक्षाएं हैं, बिहार की परीक्षाएं हैं, इसके अलावा यूपी की 2 बड़ी परीक्षाएं हैं। सभी परीक्षाएं आपकी दिसंबर में होने वाली हैं, तो दिसंबर बहुत ही व्यस्त रहेगा। तो फिलहाल इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो करंट अफेयर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, 1 महीने में आप काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप चूके तो आगे चलकर आपको करंट अफेयर से बहुत ही पश्चाताप होगा, आपको लगेगा कि समय पर हम जागे क्यों नहीं। तो आप चाहें तो हम आपके लिए जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर की एक जिस्ट यानी कि PDF तैयार किए हैं। आप चाहें तो ये PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से सोचें उस तरीके से आप जो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप खुद निर्णय लीजिए। मैं बस राय दे सकता हूँ कि हमारी जो PDF है इसमें मैंने सारे बिंदु खुद ही सहेजे हैं। तो यहाँ पर जो भी बिंदु हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, तो उत्तर होगा 27 सितंबर को। थीम रही थी टूरिज्म एंड पीस। तो यहाँ पर देखो ये बात हो रही थी ना विश्व पर्यटन दिवस के बारे में। तो अगली बात हो रही कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया गया। हालांकि ये 25 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन क्योंकि दोनों संबंधित थे तो दोनों को ही एक जगह पर मैंने रख दिया है। और एक बात और भी कि ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था, तो ये भारत 39वें स्थान पर था। नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर था, क्योंकि दोनों 39 है तो यहाँ पर मैचिंग में रख दिया गया है। इस प्रकार से इस PDF को मैंने तैयार किया है ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम लाभ मिल सके और सारे तथ्य जो हैं वो जो रिलेटेड हैं वो एक जगह पर उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो फिलहाल इसी प्रकार से ये पूरी PDF जो है तैयार की गई है। अगर आप चाहें तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो मंथली PDF है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।